जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के सिलेबस में विमुद्रीकरण का टॉपिक दिया हुआ है। और प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में विमुद्रीकरण से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका किसी भी शिफ्ट में हुआ हो। तो आज के इस वीडियो में हम विमुद्रीकरण की बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे और साथ ही इसी वीडियो के अंत में इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर विमुद्रीकरण का इतिहास और इसकी कुछ परिभाषा के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी को ही कहते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा होती है कि पुरानी जो मुद्रा है उसको चलन से बाहर कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई मुद्रा को चला दिया जाता है। इसको ही नोटबंदी कहते हैं, जैसे कि आपने 2016 में भी देखी थी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, मुद्रा तीन तरीके की होती है। एक आपकी सिक्कों के रूप में होती है, दूसरी आपकी नोट के रूप में होती है, और अब एक और आ गई है यहाँ पर डिजिटल करेंसी। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब बात करते हैं कि भारत में मुद्रा को जारी कौन करता है। तो देखिए, भारत में मुद्रा को जारी भारत सरकार करती है और आरबीआई करता है। इन दोनों के पास ही मुद्रा को जारी करने के राइट्स है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर भारत सरकार किस तरीके से मुद्रा को जारी करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर जान लेते हैं। अब देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत आता है यहाँ पर वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं आर्थिक मामलों का एक विभाग है। उसने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है SPMCIL। SPMCIL की फुल फॉर्म क्या होते हैं यहाँ पर देखिए। SPMCIL की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वाली एक कंपनी आर्थिक मामलों के विभाग ने यहाँ पर बनाई है। इस कंपनी की स्थापना पूछे तो स्थापना कब हुई थी, तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 13 जनवरी या फिर 13 फरवरी 2006 को इसकी हुई थी। बेसिकली ये दो डेट इसलिए दी गई है क्योंकि एक पर इसका पंजीकरण हुआ था और दूसरी डेट पर ये लागू हो गई थी। ठीक है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, और यह एक भारत सरकार की मुद्रण एवं ढलाई गतिविधियों का संचालन करती है। यानी भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी मुद्रा को नोट ढाले जाते हैं या छपाई होती है वो इसी के अंतर्गत होती है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर यह एक संविधिक निकाय है। ठीक है, यानी ये जो संस्था है ये संविधिक निकाय है, मतलब इसको संविधान में विधि के द्वारा स्थापित किया गया है। ये जब आपका संविधान लागू हुआ तब ये मूल संविधान में मौजूद नहीं थी। इसको विधि के द्वारा ही स्थापित किया गया है, इसलिए इसको संवैधिक निकाय भी बोल दिया जाता है। ठीक है, बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। SPMCIL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब बात करते हैं यहाँ पर SPMCIL, इसके अंतर्गत आपकी 4 टकसाल आती है, 2 सिक्योरिटी प्रेस आती है और यहाँ पर 2 करेंसी नोट प्रेस आती है। तो कौन कौन सी है 4 टकसाल, देखते हैं सबसे पहले। 4 टकसाल कौन सी है आपकी? एक है आपकी मुंबई में, एक है आपकी कलकत्ता में, एक हैदराबाद में और एक नोएडा में। ठीक है, ये 4 टकसाल है जो कि SPMCIL के अंतर्गत ही आती है। उसके बाद इसके अंतर्गत 2 सिक्योरिटी प्रेस आती है। 2 सिक्योरिटी प्रेस कौन कौन सी है? ISP नासिक। देखिए, ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है, तो आपको नासिक में जवाब देना है। ठीक है, एक होते हैं यहाँ पर SPP यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, ये आपकी हैदराबाद में है। SPP सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में और ISP इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। ये 2 सिक्योरिटी प्रेस है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 2 करेंसी नोट प्रेस। 2 करेंसी नोट प्रेस कौन कौन सी है? CNP नासिक। ये देखिए, CNP नासिक, इसका मतलब है यहाँ पर CNP का करेंसी नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस आपकी कहाँ पर है? नासिक में। और आप एक आपकी है यहाँ पर BNP देवास MP में। एक है आपकी BNP देवास, ये एक करेंसी नोट प्रेस है। और इसकी फुल फॉर्म भी देखें यहाँ पर होती है BNP की बैंक नोट प्रेस। अगर आपसे पूछा जाए बैंक नोट प्रेस इनमें से कहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको देवास मध्य प्रदेश में टिक करना है। अगर आपसे पूछे करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको नासिक में टिक करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपसे प्रश्न बन जाएगा।
इसकी पीडीएफ में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो मुद्रण का काम होता है वो SPMCIL के अंतर्गत इन 3 तरीके से होता है, जिसमें आपकी 4 टकसाल बताई है मैंने, 2 सिक्योरिटी प्रेस बताई है और 2 करेंसी नोट प्रेस बताई है। ये बात तो हो गई भारत सरकार की, ठीक है, जो भारत सरकार मुद्रण का कार्य करती है उसकी। अब बात करते हैं RBI की। RBI कैसे अपना मुद्रण का कार्य करता है। अब देखिए, RBI को एक विशेष प्रभार दिया गया है, जिसके अंतर्गत RBI ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण एक संस्था बनाई है, जिसका नाम है BRBNM। इसको ही बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 प्रेस आती है। RBI के अंतर्गत जो BRBNM होता है, इसके अंतर्गत 2 प्रेस आती है। कौन कौन सी है? एक है आपकी मैसूर, जो कि आपकी कर्नाटक में है, और एक है आपकी सालबोनी, जो कि आपकी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये 2 प्रेस इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद बात करें भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की स्थापना 3 फरवरी 1995 में हुई थी। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण की स्थापना कब हुई थी, तो आपको जवाब देना है 3 फरवरी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ये संस्था क्या करती है, बैंक नोट एवं सिक्कों की मांग पूर्ति हेतु, ठीक है। यानी ये जो संस्था बनाई गई है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ये बैंक के जो नोट होते हैं सिक्कों की जो मांग होती है उनकी पूर्ति करती है। बेसिकली उनको छपाई और ढलाई का कार्य ये संस्था करती है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 2016-17 में जब आपकी नोटबंदी हुई थी, तो उसमें 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर विश्व रिकॉर्ड बना था इस संस्था ने, ठीक है। यानी ये जो जेओ संस्था है, इसने 2016-17 में 20,000 मिलियन से अधिक बैंक नोट छापकर विश्व में अपना रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है। RBI के अंतर्गत आपको ये 2 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी प्रेस इसके अंतर्गत आती है? मैसूर कर्नाटक, और दूसरी आपकी आती है सालबोनी पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर सिक्के की। देखिए, हमने 3 तरीके की मुद्रा आपको बताई थी शुरू में ही, सिक्का और नोट और एक आपकी डिजिटल मुद्रा। अब यहाँ पर इन तीनों के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले सिक्के का देखते हैं। ठीक है, जो भारतीय सिक्का होता है उसमें कौन सी स्टील का प्रयोग हुआ होता है, सबसे पहले देखते हैं। फेरिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग उसमें होता है, फेरिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। एक आपकी होती है क्यूप्रो निकेल, इसका भी इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। एक है आपका एल्यूमिनियम ब्रोंज। इन तीनों धातुओं से मिलकर भारतीय सिक्का बनाए जाते हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय सिक्का कितने रुपए तक का ढाला जा सकता है, तो भारत में 1 रुपये से 1,000 रुपये तक का सिक्का ढाला जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नोट के बारे में, ठीक है। नोट की जो छपाई होती है वो RBI एक्ट 1934 की धारा 22 के अनुसार नोट निर्मित करने का एकमात्र अधिकार किसका है? RBI का है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं नोट के बारे में, इसको ध्यान रखना है आपको। 1 रुपये से 10,000 रुपये तक का नोट जारी किया जा सकता है। यानी RBI कितने रुपए तक का नोट जारी कर सकता है? अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए तो आपको जवाब देना है 1 रुपये से 10,000 रुपये तक का नोट जारी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा की पॉइंट है यहाँ पर, 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, और अक्सर पूछा भी जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वहाँ पर वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है। बाकी सभी पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यानी 1 रुपये के नोट पर तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होगा, और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर सभी पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर भाषा के बारे में। यानी जो भारतीय करेंसी होती है उस पर कुल कितनी भाषाएं अंकित होती है। तो देखिए, भारतीय जो करेंसी है उस पर कुल 17 भाषाएं अंकित होती है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आपसे घुमाकर पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय करेंसी होती है, भारतीय नोट होता है, उसके पैनल पर कुल कितनी भाषाएं होती है। तो उसके पैनल पर अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आपको 15 भाषाएं जवाब देना है। अभी देखिए, पैनल पर 15 भाषाएं और टोटल भाषाएं 17, ये अलग अलग दी गई है। तो इसका क्या फंडा है, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ अगले पेज पर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने नोट का एक चित्र लगाया है। आपने देखा होगा जितने भी नोट होते हैं भारत में, भारतीय करेंसी जितनी भी होती है, कागजी मुद्रा,
उसमें साइड में आपको इस तरीके का एक कॉलम मिलता है जिसमें आपकी भाषाएं अंकित होती है। यहाँ पर देखिए ये भाषाएं लिखी गई है, ठीक है, ये सभी भाषाएं लिखी गई है। तो इस पैनल में, इसको ही पैनल बोला जाता है, इस पैनल में टोटल 15 भाषाएं होती है। कौन कौन सी भाषाएं होती है चलिए हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न और डेप्थ में पूछा जाए तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय नोट के पैनल पर नहीं है या फिर भारतीय नोट पर नहीं है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली भाषा है आपकी असमिया, ठीक है, दूसरी है बंगाली, तीसरी है गुजराती, फिर आपके है कन्नड़, फिर कश्मीरी, फिर है कोंकणी, फिर मलयालम, फिर मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये 15 भाषाएं आपके भारतीय नोट के पैनल पर अंकित होती है। अब बात करें यहाँ पर 17 भाषाएं कुल कैसे हुई, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल भाषाएं तो है आपकी 15, और आपने इन भाषाओं में गौर किया होगा, एक आपको अंग्रेजी नज़र नहीं आया होगा और एक आपको हिंदी नज़र नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसमें हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर दो भाषाएं नहीं है इस पैनल में। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय नोट के पैनल में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है या फिर हिंदी भाषा है या नहीं, तो आपको जवाब देना है नहीं, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी भारतीय नोट के पैनल में नहीं है, ठीक है। तो फिर ये टोटल हो गई 15 भाषाएं। तो बाकी की दो भाषाएं कहाँ पर अंकित होती है, कौन सी होती है, तो देखिए आपने नोट पर ऊपर ही लिखा हुआ देखते होगे, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ होता है। अ, भारतीय नोट जैसे कि आपका 100 रुपये है तो वहाँ पर 100 रुपीज़ लिखा होता है अंग्रेजी में, और उसी के नीचे लिखा हुआ होता है 100 रुपया हिंदी में, ठीक है। तो ये दो, इन इन 15 भाषाओं से अलग दो भाषाएं और कौन सी हो गई, अंग्रेजी और हिंदी। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर भारतीय नोट पर कुल भाषाएं हो जाती है 17, और भारतीय नोट के पैनल पर हो जाती है भाषाएं 15। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से हमारा असली टॉपिक शुरू होता है, भारत में विमुद्रीकरण, ठीक है। तो भारत में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी कुल कितनी बार हुई है, तो देखिए भारत में जो नोटबंदी हुई है अब तक कुल 3 बार हो चुकी है, ठीक है। भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हो चुकी है या फिर विमुद्रीकरण हो चुका है। बात करें यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद केवल 2 बार नोटबंदी हुई है, यानी कुल तो 3 बार हुई है नोटबंदी और 2 बार हुई है स्वतंत्रता बाद। एक नोटबंदी जो हुई है वो आपकी स्वतंत्रता से पहले ही हो गई, यानी 1947 से पहले ही हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहली बार जो आपकी विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी, वो कब हुई थी। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है 12 जनवरी 1946 को अंग्रेजों द्वारा नोटबंदी की गई थी। इस नोटबंदी में 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे, ठीक है। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि पहली नोटबंदी के दौरान कौन से नोट को बंद किया गया था, तो 1000 के नोट और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। हालांकि 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट को फिर से जारी कर दिया गया था, ठीक है। यानी 1954 में जब देश आज़ाद हो चुका था तो 1000 का और 10,000 का नोट तो जारी किया ही था, साथ ही साथ इसके 5,000 का नोट और एक्स्ट्रा जारी कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न बनता है तो आप उम्मीद है उसको हल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दूसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो दूसरी बार जब विमुद्रीकरण हुआ था वो आपका जनवरी 1978 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर जनवरी 1978 में दूसरी बार नोटबंदी हुई थी, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, दूसरी नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पर आपको जवाब देना है मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछे दूसरी नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो वहाँ पर आपको जवाब देना होगा आईजी पटेल। यहाँ पर देख, और इसी समय यहाँ पर देखे वित्त मंत्री भी पूछा जाता है आपसे, यानी दूसरी नोटबंदी के दौरान 1978 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो हरि भाई एम पटेल थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हरि भाई एम पटेल। और यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरी बार जब नोटबंदी हुई यानी 1978 में, तो यहाँ पर कौन कौन से नोटों को बंद किया गया था, तो 5,000 के नोट को बंद किया गया था। जो 5,000 को नोट 1954 में चालू हुआ था ना, वो वाला नोट बंद किया गया था, और ये 10,000 का नोट फिर से बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो दूसरी नोटबंदी के दौरान यहाँ पर 5,000 का और 10,000 का नोट फिर से बंद कर दिया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीसरी बार नोटबंदी कब हुई या फिर तीसरी बार विमुद्रीकरण कब हुआ। तो 8 नवंबर सन 2016 को तीसरी बार विमुद्रीकरण हुआ, नोटबंदी हुई। ये आपको ध्यान रखना है, 8 नवंबर सन 2016। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तीसरी बार नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर जो थे उर्जित आर पटेल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उर्जित पटेल, ठीक है। इस समय अगर आपसे वित्त मंत्री पूछा जाए तो इस समय आपके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई आपसे पूछा जाए कि तीसरी नोटबंदी के दौरान कौन कौन से नोटों को बंद किया गया था, तो तीसरी नोटबंदी के दौरान यहाँ पर 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तीसरी नोटबंदी के बारे में भी आप अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 2023 में नोटबंदी का ही एक छोटा रूप था, उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि 2000 का नोट जो था वो बैंक द्वारा वापस मांग लिया गया था। आपने एक खबर अभी 2023 में पढ़ी होगी, आपके सामने भी आए थे कि 2000 का नोट जो है वो अब चलन में नहीं रहेगा, बैंक ने उसको वापस मंगा लिया था। और यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन 2023 में 2000 का जो नोट बैंक ने वापस मांगा था, उसको वापस देने की जो लास्ट डेट थी, अंतिम तिथि थी, वो क्या थी? तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा ध्यान रखना है, 30 सितंबर थी, ठीक है। 30 सितंबर 2023 तक आपको 2000 के नोट बैंक को वापस करने थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपके बिल्कुल वन लाइनर होंगे, जिनसे आपसे एग्जाम में प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 1935 से 1938 तक जॉर्ज पंचम वाले चित्र के नोट चलन में थे, ठीक है। यानी 1935 से 1938 तक जो भारत में नोट चलते थे उन पर जॉर्ज पंचम जी का चित्र रहता था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1934 के तहत 1935 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आरबीआई द्वारा जारी सबसे पहला नोट कौन सा था, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया सबसे पहला नोट 5 रुपये का नोट था, ठीक है, जिस पर आपका ट्रैक्टर छपा हुआ था। और ये 1938 में जारी किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के द्वारा जारी किया गया पहला नोट 5 रुपये का नोट था, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद, देखिए ये जो आपका 5 रुपये का नोट जारी हुआ था ये तो स्वतंत्रता से पहले हुआ था 1938 में। अगर आपसे पूछे कि स्वतंत्रता से बाद आरबीआई द्वारा जारी सबसे पहला नोट कौन सा था, तो सबसे पहला नोट स्वतंत्रता के बाद जो आरबीआई ने जारी किया था वो 1 रुपये का नोट था, जो कि आपका 1949 में जारी किया गया था, ठीक है। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद 1938 से 1947 तक जॉर्ज सस्टम के चित्र नोट पर छपे हुए थे, ठीक है। 1935 से 1938 तक किसके थे? जॉर्ज पंचम के। और 1938 से 1947 तक किसके चित्र छपे हुए थे नोट पर? जॉर्ज सिस्टम के, ठीक है, यानी कि छठे जॉर्ज के। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 1947 से 1996 तक अशोक स्तंभ के चित्र वाले नोट चलन में थे। यानी आपका स्वतंत्रता से और 1996 तक जो भारतीय करेंसी थी, भारतीय करेंसी के जो नोट थे, उन पर जो चित्र छपा हुआ होता था वो आपका अशोक स्तंभ छपा हुआ होता था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद 1996 से अब तक गांधी जी के चित्र वाले नोट चलन में है, यानी गांधी सीरीज के जो नोट चालू हुए थे वो 1996 से बराबर चालू हो गए थे और आज तक चलते आ रहे हैं गांधी सीरीज वाले नोट, ये आपको ध्यान रखना है 1996। बात करें क्या गांधी जी का फोटो वाला नोट सबसे पहले 1996 में ही चालू हुआ था? जी नहीं, यहाँ पर 1987 में पहली बार 500 के नोट पर गांधी जी का चित्र छपा हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी 1987 में पहली बार 500 के नोट पर गांधी जी का चित्र छपा था। और 1996 से जितने भी नोट होते थे भारतीय करेंसी में उन सभी पर गांधी जी का फोटो आने लगा, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखें, 2005 में नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हुआ। यानी 2005 से पहले जितने भी नोट छापे जाते थे उन पर सन नहीं डला हुआ होता था, यानी वे किस वर्ष छपे हैं वो वर्ष उस पर लिखा हुआ नहीं होता था। लेकिन 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हो गया था, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं, 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित था। यानी 1957 के बाद जितने भी रुपए छापे गए उनको आनों में विभाजित नहीं किया गया। उससे पहले भारतीय रुपया जो था वो आनों में विभाजित था, और एक रुपये में कितने आने होते थे, 16 आने होते थे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, 1957 तक भारतीय रुपया आनों में विभाजित था। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, रुपये का चिन्ह ये वाला, यानी रुपये का जो ये चिन्ह था इसको किसने डिजाइन किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका उदय कुमार ने डिजाइन किया था, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। तो बेसिकली मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, इसको ही यहाँ पर मुद्रा का मूल्य ह्रास भी बोल दिया जाता है। तो ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर की पॉइंट लिखे हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अवमूल्यन किसी देश की मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर की गई कमी को कहते हैं। यानी ये भारत सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि हमको अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना है या नहीं, ठीक है। किसी मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात की लागत कम हो जाती है और व्यापार घाटे को कम करने में सहायता मिलती है, ठीक है। यानी भारत सरकार जब अपने विवेक से मुद्रा का अवमूल्यन करती है तो वो निर्यात की लागत को कम करना चाहती है, और व्यापार में जो घाटा होता है उसको कम करने में उससे भारत सरकार को सहायता मिलती है, ठीक है। बात करें यहाँ पर रुपये के मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, तो देखिए रुपये के मूल्य ह्रास का मतलब जो होता है वो डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो जाता है। यानी इसका जो कंपेयर किया जाता है वो अमेरिकी डॉलर से किया जाता है। तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो भारत की आज़ादी के बाद भारत में कुल 3 बार अवमूल्यन हुआ है। यानी भारत सरकार ने अब तक 3 बार ही मुद्रा का अवमूल्यन किया है। कौन कौन सा, यहाँ पर देखिए, एक तो आपको हुआ था सबसे पहला 1949 में, ठीक है। एक आपको हुआ था 1966 में, और एक आपको हुआ था 1991 में, ठीक है। ये वर्ष आपको ध्यान रखने हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये 3 वर्ष है, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है तो आपको 3 बार जवाब देना है। और कभी कभी आपसे डेप्थ में पूछेगा तो यहाँ पर आपको सन भी पूछ लेगा कि किस सन में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। तो 1949, 1966 और 1991, ये वर्ष आपको ध्यान रखना है। बात करें यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब जो हमारा भारतीय रुपया था वो अमेरिकी डॉलर के बिल्कुल बराबर था। यानी $1 1 रुपये के बराबर होता था। और आज की डेट में देखें तो $1 यहाँ पर लगभग 85 से 86 रुपये के आसपास है। एग्जैक्ट तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन इतना ही है, शायद 90 के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट। हमने यहाँ पर सिक्कों के बारे में पढ़ लिया, नोट के बारे में पढ़ लिया, और यहाँ पर अब डिजिटल मुद्रा के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल मुद्रा के अंतर्गत सबसे पहले हम यहाँ पर यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जिनसे प्रश्न बनता है वो ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने यहाँ पर उठाए हैं। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या हो गई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये आपको ध्यान रखनी है, अक्सर आपसे एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो बात करें यहाँ पर यूपीआई को डेवलप किसने किया था, तो एनपीसीआई एक संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो कि भारत में जितने भी पेमेंट वगैरह होते हैं ऑनलाइन हो, उन सभी को ये संस्था ही नियंत्रित करती है। तो यूपीआई किसने डिजाइन की, किसने बनाई थी, एनपीसीआई। एनपीसीआई ने ही यूपीआई को विकसित किया था, ठीक है। बात करें यहाँ पर यूपीआई की, यूपीआई है क्या, तो यूपीआई एक त्वरित पेमेंट सिस्टम है। इससे बहुत ही डिजिटल तरीके से, बहुत ही आसानी से कम समय में पैसे को लेन देन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूपीआई की स्थापना कब हुई थी, ये लॉन्च कब हुई थी। तो यहाँ पर ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 11 अप्रैल सन 2016 को यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 11 अप्रैल सन 2016 को यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है, भारत दुनिया का सर्वाधिक डिजिटल पेमेंट वाला देश है। यानी पूरी दुनिया में अगर डिजिटल पेमेंट को अपनाया है सबसे नंबर 1 पर, तो वो भारत हो चुका है। दूसरे पर यहाँ पर आपका चाइना हो जाता है, ठीक है। तो भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट को अपनाने वाला नंबर 1 देश बन चुका है, ठीक है। बात करें यहाँ पर डिजिटल पेमेंट में यूपीआई का कितना प्रतिशत योगदान है, तो यहाँ पर 55% योगदान यूपीआई का ही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर एक और ऐप है, यहाँ पर भीम ऐप, ये भी आपको आपने सुना होगा। भीम ऐप बेसिकली इसका नाम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, और ये ऐप भी
एनपीसीआई के द्वारा ही लॉन्च की गई है। इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में हमेशा पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपको ध्यान रखनी है। भीम ऐप की फुल फॉर्म क्या हो गई, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है, इसको आपको बाकायदा याद रखना है, ठीक है। बात करें यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग डेट की, तो भीम ऐप को कब लॉन्च किया गया था, भीम ऐप को 30 दिसंबर सन 2016 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये डिजिटल पेमेंट के अंतर्गत आपको ये दोनों ऐप के बारे में याद रखना है, इनकी लॉन्चिंग डेट के बारे में याद रखना है, ठीक है, और इनके फुल फॉर्म के बारे में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी पर किस नोट पर कौन सा चित्र है, उसका रंग क्या है और उसका साइज क्या है, ये हमको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 2019 में जो एक पेपर कैंसिल हुआ था यूपी कांस्टेबल का, और जब उसका री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो प्रश्न बना था वो यहाँ पर नोट के साइज से बना था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर को उठाकर देख लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ से बना था कि पता नहीं कौन सा नोट था, वो 100 का नोट था या 200 का था, शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं। उसका साइज यहाँ पर पूछ लिया गया था कि इस नोट का साइज क्या है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, मैं याद कराने की भी आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहला नोट यहाँ पर कौन सा है, 5 रुपये का नोट। यहाँ पर देखिए 5 रुपये का नोट, ठीक है। इसका साइज क्या है, यहाँ पर देखिए इसका साइज है यहाँ पर 117 mm इंटू 63 mm, ये आपको ध्यान रखना है। 5 रुपये के नोट का साइज क्या है, 117 mm इंटू 63 mm। और ये किस कलर का है, ये ग्रीन कलर का है, ठीक है। और इस पर किसका फोटो है, यहाँ पर ट्रैक्टर का फोटो है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 10 रुपये का नोट। 10 रुपये के नोट का साइज कितना है, 123 mm इंटू 63 mm, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। और इस पर जो फोटो छपा हुआ है वो किसका है, यहाँ पर इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसका चित्र इस पर अंकित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 20 रुपये का नोट, ठीक है, ये 20 रुपये का नोट है। इसका साइज यहाँ पर हो जाएगा 129 mm इंटू 63 mm। इसका कलर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, येलो, ठीक है। और इस पर यहाँ पर एलोरा एलोरा की गुफाएं छपी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 50 रुपये का नोट। 50 रुपये के नोट का साइज क्या है, 135 mm इंटू 66 mm। और इसका जो कलर है वो सियान कलर है, और इस पर हम्पी का चित्र छपा छपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 100 रुपये का नोट। 100 रुपये के नोट का साइज हो जाएगा 142 mm इंटू 66 mm, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसका जो 100 रुपये का कलर है वो आपका लेवेंडर कलर बोला जाता है इसको, ये भी ध्यान रखना है। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, रानी की वाव का चित्र अंकित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 200 का नोट। 200 रुपये नोट का साइज क्या है, 146 mm इंटू 66 mm। और इसका कलर जो हो जाएगा आपका ऑरेंज हो जाएगा, इस पर सांची स्तूप छपा हुआ है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 500 का नोट। 500 के नोट का साइज हो जाएगा 150 mm इंटू 66 mm। और इसका जो कलर है वो बोला जाता है स्टोन ग्रे, इस पर आपका लाल किला छपा हुआ है। उसके बाद आपका 2000 का नोट है, इस पर आपका साइज जो है 166 mm इंटू 66 mm हो जाएगा। और इसका जो कलर था वो मैजेंटा था, और इस पर मंगलयान छपा हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कोशिश करता हूँ इनके साइज को याद कराने की, कुछ तो मैं आपको याद करा ही दूंगा और कुछ आप खुद भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए 5 रुपये के नोट का साइज को आप ध्यान से देखिए, 117 mm इंटू 63 mm। बस आपको ये पहला ही याद रखना है, बाकी के आप खुद ही याद हो जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए 117 में कितने ऐड करेंगे, 117 में 6 ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा, ठीक है। और 123 में 6 ऐड करेंगे तो 129 हो जाएगा, ठीक है। और 129 में 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 135 हो जाएगा। यानी शुरू के चार तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे, बस आपको पहला याद रखना है 117 mm इंटू 63 mm। और 117 में आप 6 जोड़ेंगे तो 123 mm हो जाएगा इंटू 63 mm, जो कि दोनों में समान है, इसमें भी 63 mm, इसमें भी 63 mm। उसके बाद 123 में यहाँ पर 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 129 mm हो जाएगा इंटू 63। उसके बाद 129 में यहाँ पर 6 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा इंटू 66 mm। यहाँ से आपकी कहानी बदल जाती है, ठीक है। यहाँ से आपका 66 mm हो जाएगा। अब आगे के जितने भी होंगे उनमें यहाँ पर 66 बिल्कुल सेम रहने वाला है। देखिए जितने भी नोट है आगे के, उनमें सभी लास्ट में 66 बिल्कुल सेम है। उसके बाद यहाँ पर इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि 135 में यहाँ पर कितने ऐड करें जो 142 हो जाए, तो यहाँ पर 7 ऐड करने पड़ेंगे। अब तक कितने ऐड कर रहे थे, 6 6। उसके बाद यहाँ पर 7 ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 ऐड करेंगे, 42 में 4 जोड़कर 146 बन जाता है ना, तो 146 mm इंटू 66 mm। और उसके बाद 46 में फिर 4 जोड़ेंगे,
यहाँ पर 150 हो जाएगा, ठीक है, 150 mm। उसके बाद यहाँ पर 16 ऐड करेंगे, 150 में 16 ऐड करने पर यहाँ पर 166 mm हो जाएगा। यानी शुरू के 4 आप बिल्कुल ऐसे कोड से याद कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, और आगे के आपको अपने हिसाब से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लेते हैं, इन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, तो कुल कितनी बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ है, कुल तो हुआ है आपका 3 बार, ये आपको ध्यान होगा। और स्वतंत्रता के बाद आपका हुआ है 2 बार। कौन कौन सा वर्ष है, एक तो आपका हो गया 1978 और एक हो गया सन 2016, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहली बार नोटबंदी कब हुई थी। तो पहली बार जो नोटबंदी हुई थी वो आपकी 12 जनवरी 1946 को हुई थी। स्वतंत्रता से पहले ही ये हो चुकी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला विमुद्रीकरण हुआ था वो आपका 1978 में हुआ था, जब आपके प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1000 और 10,000 के नोट पहली बार कब बंद हुए। तो 1000 और 10,000 के नोट सबसे पहले कब बंद हुए थे, ये आपके हुए थे 1946 में, पहली नोटबंदी के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, 5,000 और 10,000 के नोट कब बंद हुए थे। तो 5,000 और 10,000 के नोट कब बंद हुए थे, 1978 में, यानी दूसरी नोटबंदी के दौरान। क्योंकि जो 5,000 का नोट है ये जारी तो आपका 1954 में हुआ था, ठीक है, ये बात आपको ध्यान होगी, 1954 में जारी हुआ था। और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 5,000 का नोट और 10,000 का नोट बंद कर दिया था, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरी नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। जो तीसरी नोटबंदी हुई थी सन 2016 में, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली, ठीक है, अरुण जेटली उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, वर्ष 2023 में भारत सरकार ने 2000 के नोट को वापस लेने की अंतिम तिथि क्या रखी थी। 2000 का नोट वापस लेने की अंतिम तिथि मैंने अभी आपको बताया था 30 सितंबर 2023, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 30 सितंबर 2023। अगला प्रश्न यहाँ पर, आरबीआई द्वारा अधिकतम कितने रुपए का नोट छापा जा सकता है। तो आरबीआई द्वारा अधिकतम 10,000 रुपए का नोट छापा जा सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया था थ्योरी में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतीय करेंसी नोट के पैनल पर कुल कितनी भाषाएं लिखी है। तो देखिए करेंसी नोट के पैनल पर पूछा गया है, पैनल पर, तो पैनल पर कितनी भाषाएं बताई थी मैंने, 15 भाषाएं आपको बताई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं है, तो कुल भाषाएं हो जाएगी 17, जिसमें आपकी अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों को भी शामिल कर लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है। तो भारत में मुद्रा का मूल्य ह्रास कितनी फेरी हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूसरे विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था, दूसरी नोटबंदी हुई थी आपकी 1978 में, और इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई जी थे, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरी विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। जो तीसरा विमुद्रीकरण हुआ था 8 नवंबर सन 2016 को, उस समय आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल जी थे, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, नोटों पर छपाई वर्ष किस वर्ष से लिखना प्रारंभ हुआ। यानी जो नोटों पर सन लिखा जाने लगा, वर्ष लिखा जाने लगा, जिस वर्ष नोट छपे हुए होते हैं, तो वो कब से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2005। 2005 से नोटों पर छपाई वर्ष लिखना प्रारंभ हो चुका था, उससे पहले नोटों पर छपाई वर्ष लिखा हुआ नहीं होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपए के नोट पर आपका वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र छपा है। तो जो 100 रुपए का नोट है उस पर आपकी रानी की वाव का चित्र छपा है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक आपका विमुद्रीकरण। मैंने आपको इसकी थ्योरी और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे अगर कोई कमी रह जाती है तो आपके फीडबैक से मैं उसको यहाँ पर सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो
आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।